हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आज हम इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। आज हम जनसंख्या के घनत्व, वितरण और उनकी वृद्धि के बारे में जानेंगे। यह हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। यहाँ पे देखिए एक वाक्य कहा गया है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियां पुरुषों से एक मजबूत राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान के खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यहाँ पे एक राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है, जो कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं निबंध के तौर पर। यहाँ पे कहा गया है कि सत्य और सम्मान के खातिर जो डटे रहते हैं और जो कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, बाकी लोग जब सो रहे होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो इस जो वाक्य है, कथन है, इसको आप याद रख सकते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं इसी कोटेशन के साथ। यहाँ पे देखिए कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांव में रहते हैं, क्या वे पढ़ लिख सकते हैं अथवा नहीं, क्या वे काम कर सकते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में आज हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं सदी के 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों से क्यों नहीं। तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज वी क्रीसी ने टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जननांगिकी विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90%, इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया, इन 6 देशों की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा दिया गया है जनसंख्या का, जिसको पहले नंबर पे यहाँ चीन को दिखाया गया है, जबकि चीन इस टाइम भारत से पीछे है। इस टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया हो गया है और यहाँ पे चीन हो गया है। तो इंडिया पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में हो गया है और भारत सॉरी और उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर। इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या अपान क्षेत्रफल। यानी जनसंख्या का घनत्व का मतलब होता है कि जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए तो जो घनत्व प्राप्त होगा वही जनसंख्या का घनत्व होगा। अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए का जो है प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या जो है
1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व निकालने के लिए इसमें हम भाग देंगे, तो यहाँ सब आएगा कि जो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आएंगे, यही हमारा जनसंख्या घनत्व हो गया। नीचे दी गई तालिका को देखिए, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आप फास्ट रीड कर सकते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं। अब देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारण में कुछ है, जैसे जल की उपलब्धता। तो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने और साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियों विश्व का सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। तो जो नदी घाटियों के जो किनारे बसते हैं वह सबसे सघन क्षेत्र होते हैं। तो सबसे जो भौगोलिक कारण में हम देखते हैं जल की उपलब्धता, यानी जल जहाँ पर होता है जनसंख्या वहाँ पे रहना पसंद करती है, लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। इसका उपयोग हम पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, साथ साथ फसल के लिए और उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए करते हैं। तो पहला कारण हो गया जल की उपलब्धता, यह हमारा भौगोलिक कारण है। अब दूसरा देखते हैं भू आकृति। भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा इशू होता है, वहाँ पे इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अब देखते हैं जलवायु। तो जो भौगोलिक कारण में तीसरा पॉइंट है जलवायु। तो अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। चौथा पॉइंट है मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों का नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं आर्थिक कारण। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो आर्थिक कारण है वह है खनिज। तो खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, तथा कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाबिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा देखते हैं नगरीकरण। नगर नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं नगरों में, जैसा कि सिटी में आप सब रहते होंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति का कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यह भी जनसंख्या वितरण का एक कारण हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और
अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़-भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश में कुछ ऐसे उदाहरणों को सोच सकते हैं? जैसा कि आप सब जानते होंगे। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होती है। जनसंख्या वृद्धि। अब यहाँ पे जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं दी गई हैं। इसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं दी गई? जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि, समय के दो अंतरालों के बीच एक एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या देखें तो 102.70 करोड़ थी और 2011 की जनसंख्या देखें तो 121.20 करोड़ हो गई। में घटाएं तो हमें जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा, यानी इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो यह हमारी जनसंख्या वृद्धि हो गई। अब जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है? यह जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु, तो हम जन्म दर को मृत्यु दर से घटा देंगे तो हमारा जनसंख्या वृद्धि प्राप्त हो जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, इस तरीके से हम वास्तविक वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो, तब जो है कि हम समझ सकते हैं कि यह धनात्मक वृद्धि हुई है हमारे देश में। तो इस तरीके से अब हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि जो है उसको देख लेते हैं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर जो होती है, यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। इस तरीके से ऋणात्मक वृद्धि होती है। अब हम देखें तो अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो आइए हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक के बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है प्रवास। अशोधित जन्म दर, सीबीआर को प्रति हजार स्त्रियों पर, जो सीबीआर होता है, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यह इसका फार्मूला है। अशोधित जन्म दर, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, उसके बाद भाग किया जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। तो इस तरीके से अशोधित जन्म दर निकाली जाएगी। आगे देखते हैं। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी विशेष क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखिए है कि अशोधित मृत्यु दर तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। तो इस तरीके से हम निकालेंगे अशोधित मृत्यु दर। अब आगे देखते हैं। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांगिकी संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। अब देखिए प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे हम जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है या परिवर्तित करते हैं। वह है हमारा परिवेश।
प्रवास। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। यानी जहाँ से लोग जाते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ से गया दूसरी जगह, तो इस तरीके से जब यह व्यक्ति यहाँ से दूसरी जगह पे जाएगा, तो यहाँ से जब जाएगा यह इसका होता है उद्गम स्थल, जहाँ से यह जा रहा है। और जहाँ पर यह गया है व्यक्ति, वह उसका गंतव्य स्थल हो गया। तो और जिस स्थान को आगमन करते हैं वह उसका गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थान जो होता है जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए ये कोई सिटी है, यहाँ से कोई व्यक्ति जब इस सिटी में गया, तो यहाँ तो जनसंख्या आपकी कम हो गई, यहाँ तो जनसंख्या आपकी कम हो गई, लेकिन जिस सिटी में यह व्यक्ति गया वहां पे जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वहां पे जनसंख्या बढ़ जाएगी दूसरी सिटी में जहां पर वह व्यक्ति गया, बढ़ जाएगी। पर प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास अस्थाई अस्थाई अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, शहर से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव की ओर हो सकता है। इस तरीके से प्रवास हो सकता है। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव, इस तरीके से प्रवास हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या आप महसूस करते हैं कि कहीं व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? यहाँ पर देखिए इस तरीके की बात कही गई है। तो अप्रवास क्या होता है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें हम अप्रवासी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने शहर से दूसरे शहर गया तो वह वहां का अप्रवासी हो गया। और उत्प्रवास जो होता है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। लोगों को एक आर्थिक और बेहतर जीवन चाहिए, बेहतर समाज चाहिए, इसलिए लोग प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए पहले हम प्रतिकर्ष कारक में देखेंगे। प्रतिकर्ष कारक के रूप में अगर देखें तो हम बेरोजगारी, रहन-सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से यह प्रतिकर्ष कारक हो गया प्रवास का। अब देखते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में कौन कौन से होंगे? तो काम के बेहतर अवसर जैसे रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व अस्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके की स्थिति रहेगी तो लोग जाना पसंद करेंगे। तो ये हो गया अपकर्ष कारक। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी हैं। आरंभिक आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी। जैसा कि चित्र संख्या 2.2 में जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। यहाँ पे देखिए लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ी समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए कि यह 12,000 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए 2000 जो कि वर्तमान चल रहा है। तो कृषि का विकास और विस्तार, इस तरीके से देखिए ईसा का जन्म। उसके बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो है की चीजें, यह आपका जनसंख्या का ग्राफ है। जनसंख्या का ग्राफ जो है डायरेक्ट ऊपर गया है, जनसंख्या कभी कम हुई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी क्रांतियां 1650 से वर्तमान तक, इस तरीके से। उसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और वहां पे देखिए सफाई, चिकित्सा, परिवहन, औद्योगिक और यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और बसाव का युग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय दिया गया है, टाइम। और इस तरीके से देखिए यह यहाँ पे जनसंख्या का ग्राफ ऊपर गया है। इस तरीके से जैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो उस तरीके से धीरे धीरे विकास जो है धीरे धीरे हुआ है, जबकि जो जनसंख्या वृद्धि है वो बिल्कुल तेजी से हुई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं।
के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया है। अब यहाँ पे देखिए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। साइंस टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। तो मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई गई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों की तीव्रता से घटाने में योगदान दिया है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले ही जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक डेटा हो गया। अब देखते हैं कि विश्व जनसंख्या के दो गुना होने की अवधि। विश्व जनसंख्या के दो गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 को ध्यानपूर्वक देखें। यह दर्शाता है कि विश्व जनसंख्या दोगुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दोगुना होने में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही तथा जनसंख्या विस्फोट हो रहा, ऐसा क्यों है? अब जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है, जैसा कि तालिका में दिया गया है। वास्तव में ऐसा है नहीं। यहाँ पर देखिए कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है, तो इसे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इस तरीके से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। यद्यपि निरंतर दर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि की तालिका दी गई है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पुराना डेटा है। आपको नया डेटा जो है उसको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का हास्य सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का हास्य भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए एड्स, HIV, यहाँ पे देखिए एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दिया है। जैसे कि पहले एड्स होता था, HIV एड्स, तो जिसकी वजह से एक गंभीर बीमारी थी, तो कहीं ना कहीं से इसका इलाज भी कुछ नहीं था, तो इसकी वजह से लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती थी और यह बहुत तेजी से फैलता था। तो जो यह मृत्यु दर बढ़ा दिया था, इसके बाद कुछ इलाज होने लगा जिसकी वजह से मृत्यु दर घट गई, वृद्धि धीमी होने लगी, इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों ने अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों ने अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ पे देखिए जननांगिकी संक्रमण क्या है? जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न
जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांगिकी चक्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जैसे ग्रामीण खेतीहर जननांगी संक्रमण के माध्यम से नगरीय या औद्योगिक में परिवर्तन हो रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है जननांगी संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या। यहाँ पे देखिए दिया गया है, मॉडल दिया गया है। वर्तमान विश्व के उदाहरण, यहाँ पे देखिए अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर, इस तरीके से यहाँ 15, यहाँ 35। तो यहाँ पे देखिए जन्म दर और यहाँ पे मृत्यु दर, यहाँ पे पीरू, यहाँ पे जो कुछ देश हैं उनके नाम दिया गया है। श्रीलंका हो गया, केन्या, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न उतार चढ़ाव, इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक जनसंख्या में वृद्धि, तो यह हमारा पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, क्या थर्ड है। इस तरीके से उतार चढ़ाव आता गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जनांगी संक्रमण के सिद्धांत में। अब देखते हैं कि जो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में से। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। अब स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। मृत्यता का मतलब होता है मृत्यु दर, मृत्यु। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित कर सकती है, जो तीसरी जो अवस्था थी। तो यहाँ पे इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। अगर चाहे तो जो है वो प्रजननशीलता को समायोजित कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में विभिन्न देश जननांगिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। अब जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका क्वेश्चन भी आ सकते हैं मेंस के लिए और पीटी में भी कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन कौन से उपाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाए जा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसे अंतराल पर रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए महिलाओं के लिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो इस तरीके से एक माल्थस ने अपना यह कथन कहा था। तो इसी पर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। यहाँ तो यहाँ कुछ बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया, यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अब इसी तरीके से देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अभी हमने अपकर्ष और प्रतिकर्ष के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे जो है कि सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बाकी सब प्रतिकर्ष कारक है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतलब ग। तीसरा, जननांगिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था जनसंख्या वृद्धि उच्च होती। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।
थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और अगर कोई त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में।